नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेट आज की देखो 6 मई 2026 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले सबसे पहली चीज़ जो कल मैंने आपको बोला था, जब भी देखो नई एडिटोरियल डिस्कशन आप सुनो तो एक बार पुरानी जो डिस्कशन है उसके पॉइंट्स जो है वो ज़रूर आप रिवाइज कर लो। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कल की जो डिस्कशन थी उसके पॉइंट्स आपने रिवाइज किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। आज जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे एक बार उनके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से संबंधित। यूपीएससी ने 2 बार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज मिड लाइफ वुमन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में। मिड लाइफ वुमन यानी वो महिलाएं जिनकी एज 25 से लेकर 60 के बीच में है। फिर तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, कौन सा तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, ये प्रोजेक्ट 17A से संबंधित, प्रोजेक्ट 17A। और लास्ट आर्टिकल तो देखो ये बुलडोजर जस्टिस वाला है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसमें तो कुल मिला के वही पॉइंट आते हैं, बुलडोजर जस्टिस सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, मतलब नई चीजें नहीं है बहुत ज्यादा इस आर्टिकल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से संबंधित जो आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, मान लो एक घर में आप सदियों से रह रहे हो और अचानक से कोई आउटसाइडर आता है और आपको बोलता है कि भाग जाओ, चले जाओ, आज से यहां पे हम रहेंगे, ये घर हमारा है। तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर तौर पे आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया है। लेकिन देखो हमारे देश में ट्राइबल्स के साथ में ऐसा ही हुआ। 1927 से पहले ना ट्राइबल्स सदियों से जंगलों में रहते आ रहे थे, जंगलों की जो प्रोड्यूस है उसका यूज करते आ रहे थे अपनी जीवन को जीने के लिए। लेकिन अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों को चाहिए था टिम्बर, अंग्रेजों को चाहिए थी लकड़ी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज एक एक्ट लेके आए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इस एक्ट में अंग्रेजों ने यह बोल दिया कि भाई जो ट्राइबल हैं वो तो है आउटसाइडर, और फॉरेस्ट जो है वो है स्टेट की प्रॉपर्टी। यानी अपने ही घर में आउटसाइडर बन गए ट्राइबल्स। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए थी टिम्बर यानी लकड़ी। तो देखो तब से लेके अभी तक ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनके साथ में इनजस्टिस हो रहा था। लेकिन 2006 में ना, 2006 में सरकार ने इस इनजस्टिस को ठीक करने की कोशिश की। 2006 में आया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसमें जंगल जमीन का वादा सरकार ने ट्राइबल्स के साथ में किया और बोला कि अगर देखो आप सदियों से जंगल में रह रहे हो तो आपको आउटसाइडर नहीं माना जाएगा, आपका जो क्लेम है जंगल की जमीन के ऊपर वो स्वीकार किया जाएगा, आप अपना जीवन जीते रहो, हम आपको तंग नहीं करेंगे। समझ गए? तो ये आया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। मतलब सालों के इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए ये एक्ट आया था। और इस एक्ट में ना एक बॉडी को बहुत ज्यादा पावर दी गई थी, वो बॉडी थी ग्राम सभा की। क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स जो इमर्ज होके आते हैं, जो एक्नोलेज होके आते हैं, वो ग्राम सभा से ही स्टार्ट होते हैं। ग्राम सभा से जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होती है। तो ग्राम सभा बहुत पावरफुल बॉडी इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंतर्गत। तो एक्ट तो देखो बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट। अब हुआ क्या, हाल ही में ना उत्तर प्रदेश नेपाल के बॉर्डर के नजदीक ना एक ट्राइबल रहते हैं जिनका नाम है थारू कम्युनिटी। ये देखो थारू कम्युनिटी के लोग रहते हैं यूपी नेपाल बॉर्डर के नजदीक। अब इन्होंने ना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत अपने फॉरेस्ट के ऊपर जो क्लेम्स है ना वो फाइल किए कि भैया हम सदियों से रह रहे हैं, हम थारू कम्युनिटी के लोग हैं, हमें 2006 के एक्ट के तहत राइट्स दे दो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो फाइनली अप्रूवल देती है कि किसको राइट देने हैं फॉरेस्ट के अंदर, किसको नहीं देने हैं, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने ना थारू कम्युनिटी के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के लिए ना 2000 की, ईयर 2000 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का यूज किया गया। 2000 में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें फॉरेस्ट के डी रिजर्वेशन को बैन कर दिया गया था। लेकिन आप ना इस बात पे हंसोगे, हंसोगे कैसे?
डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसपे प्री में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें 6 लोग, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर और 3 जिला पंचायत के मेंबर्स। तो 6 लोगों की डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जिसने थारू कम्युनिटी के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। इस कमेटी ने ना 2000 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया, लेकिन यह कमेटी भूल गई थी कि भाई ईयर 2006 जो है वो बाद में आता है और ईयर 2000 जो है वो पहले आता है। समझ गए? यानी बाद में जो एक्ट आया, उस एक्ट में देखो साफ तौर पे एक बात लिखी गई है। क्या बात लिखी गई है? एक टर्म होती है, ये देखो, ये टर्म होती है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज। इस टर्म का मतलब ये होता है, एक्ट में लिखा हुआ है ये क्लोज, इस टर्म का मतलब ये होता है कि भाई और कहीं भी कुछ भी लिखा गया हो और सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट हो, एक्ट की जो बात है ना वो प्रिवेल करेगी और बाकी जगह जो कुछ भी लिखा गया है वो नलीफाई है। ये मतलब होता है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज का। समझ गए? ये देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड, मतलब कहीं पर और कुछ भी लिखा गया हो लेकिन इस एक्ट का जो प्रोविजन है ना वो प्रिवेल होगा। मान लो किसी दूसरे एक्ट में कुछ और लिखा गया है और इस एक्ट में कुछ और लिखा गया है, तो इस एक्ट का जो प्रोविजन है ना वो प्रिवेल करेगा, वो इंप्लीमेंट होगा, कहीं और जो थोड़ा खिलाफ में लिखा गया है वो नलीफाई हो जाएगा। तो ये मतलब होता है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज का। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में ये क्लोज था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे, तो उनको इतना बेसिक मतलब तो पता होना चाहिए था ना कि एक पुरानी जजमेंट का आप यूज कर रहे हो, जबकि उसके 6 साल बाद एक्ट आया, उसमें यह लिखा हुआ है कि पहले कुछ भी लिखा गया हो, अभी जो इस एक्ट में जो लिखा गया है वो इंप्लीमेंट होगा। तो भाई इतने बड़े ऑफिसर्स को इतनी सी बात नहीं समझ में आती थी। तो जब थारू कम्युनिटी का क्लेम रिजेक्ट हुआ ना डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कमेटी को कि भाई तुम क्या ऑफिसर बनोगे यार, वो हेरा फेरी में डायलॉग नहीं आता, क्या गुंडा बनेगा यार ये तो वही वाली बात है, क्या ऑफिसर बनोगे, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। इतना तो अपने एडिटोरियल डिस्कशन वाले जो एस्पायरेंट्स हैं वो समझ जाते हैं इतना आसानी से। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने जब रिजेक्ट किया तो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि यार तुम गलती कर रहे हो, ये ध्यान से पढ़ो, फॉरेस्ट राइट एक्ट ये बाद में आया है और ये इंप्लीमेंट होगा, पुरानी जजमेंट का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। अब राइटर एक बात बोलते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में एक प्रोविजन ये भी है, मान लो कोई अथॉरिटी, कोई ऑफिसर क्लेम्स को फर्जी ढंग से रिजेक्ट कर देता है तो ये एक पनिशमेंट वाला अपराध है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने यही किया। तो एक प्रकार से तो ये देखो पनिशेबल ऑफेंस है फॉरेस्ट राइट एक्ट के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पे कुछ नहीं बोला, वो चाहते तो सजा दे सकते थे उन ऑफिसर्स को जिन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी कई बार आपको पता है कोर्ट भी ब्यूरोक्रेट्स के प्रति लीनियंसी बरतती है, तो यहां पे लीनियंसी थोड़ी बरत ली और सजा नहीं दी गई। राइटर ये बोलते हैं, देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ना बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद में आया ट्राइबल्स के हित में, लेकिन अभी ना कहीं कहीं तो इसका इंप्लीमेंटेशन अच्छा है और कहीं कहीं देखो इंप्लीमेंटेशन जो है बहुत ज्यादा पुअर है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है उत्तराखंड हाईकोर्ट का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बढ़िया से इंप्लीमेंट किया, वहां पे ना ट्राइबल्स को एविक्ट किया जा रहा था, तो ट्राइबल्स ने बोला पहले हमारे क्लेम तो वेरीफाई होने दीजिए, इससे पहले कि हमें हटाया जाए जंगल से, हमने जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर क्लेम फाइल किए हैं उनको वेरीफाई तो होने दीजिए। इलाहाबाद, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बोला बिल्कुल सही बात है, जब तक ट्राइबल्स के जो क्लेम है वो वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक इनके साथ में जबरदस्ती ना की जाए। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट अच्छा, जबकि मद्रास हाईकोर्ट मानती नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट क्या बोलती है, मद्रास हाईकोर्ट बोलती है कि नहीं, अरे क्लेम क्लूम वेरीफाई करने से कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, इनको तुरंत एविक्ट करो। समझ रहे हो, ये देखो एग्जाम्पल दिया गया है, वहां पे भी सिमिलर मामला सामने आया, ट्राइबल्स ने बोला पहले हमारे क्लेम वेरीफाई होने दीजिए तब जाके हमें फॉरेस्ट से हटाइएगा, लेकिन
मद्रास हाईकोर्ट कहती है कि तुम इंक्रोचर हो और हम क्लेम वेरीफाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत के तुरंत इन्हें हटा दो। राइटर बोलते हैं ये तो देखो घोर इनजस्टिस है, घोर इनजस्टिस है। एक मामला सामने आया जंगल में पशुओं को चराने का। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में यह बोला गया है साफ तौर पे कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो सदियों से फॉरेस्ट में रहते आए हैं, अगर देखो वो पशुओं को चराते हैं तो वो चरा सकते हैं, उन पर रोक नहीं है। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को मानेंगे ही नहीं, हम इंप्लीमेंट करेंगे तमिलनाडु का जो पुराना एक्ट है, एक तमिलनाडु फॉरेस्ट एक्ट 1882। राइटर बोलते हैं ये क्या मजाक है भाई, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये पार्लियामेंट का बनाया गया कानून है, तो संविधान के आर्टिकल 254 के अकॉर्डिंग, 254 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का जो कानून है वो प्रिवेल होगा अगर वो टकराता है स्टेट के बनाए गए कानून के साथ में। लेकिन तमिलनाडु की जो हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट है, वो स्टेट का कानून मान रही है और पार्लियामेंट का कानून नहीं मान रही है। तो पॉइंट समझ गए? पॉइंट ये है कि डेफिशिएंसीज हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के इंप्लीमेंटेशन में। समझे? ये देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहां देख लीजिए जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रीलिम 2013 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से संबंधित, अथॉरिटी कौन होगा जो पूरी प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया ग्राम सभा। फिर 2021 में ये क्वेश्चन प्री में पूछ लिया गया था शेड्यूल ट्राइब से संबंधित। ये मेंस का क्वेश्चन 2019 में पूछा था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से संबंधित, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आप देख लीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, हाँ दीदी, एक जरूरी काम है, एक सेकंड। ठीक है, आप रुकिए। सौरभ, दीदी का ना बहुत जरूरी काम है, इनसे बात करना एक बारी। हाँ, सॉरी, जो दीदी हेल्प करती है ना घर में, तो ना वो कुछ पोस्ट ऑफिस में गई थी काम करवाने के लिए, तो बार बार वो भेज देते हैं, तो मैंने बोला मेरी बात करवा देना आज। तो मैं तो अभी लेक्चर में हूँ, तो मैंने दे दिया है फ़ोन ताकि जल्दी से उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम यहाँ पे थे, ये क्वेश्चन है मेंस का जो 2019 में पूछा था। फिर इसके बाद में ये कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। ठीक है, ये पोटेंशियल क्वेश्चन जो बन सकता है, जो आपको अटेम्प्ट करना है आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है आज का, ये है मिड लाइफ वुमन से संबंधित। आप सिलेबस में इसको जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मिसिंग मिडल। देखो सबसे पहले एक चीज आपको बोलता हूं, आप ना ये देखोगे जो किशोर लड़कियां हैं ना, उनके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है। फिर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है। मदर्स के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की, 25 से लेके 60 के बीच में जो वुमेन है ना, 25 से लेके 60 के बीच में, उनके लिए सरकार कोई स्कीम नहीं चलाती। जैसे आप ये देखिए, यहां पे देखो 0 से 14 के लिए न्यूट्रिशन और आईसीडीएस स्कीम्स है, एडोलसेंट के लिए सबला किशोर ये स्कीम्स हैं, और मैटरनल स्कीम्स ये प्रकार हैं, जननी सुरक्षा योजना ये सब है, एल्डरली वुमेन के लिए भी स्कीम्स हैं। लेकिन बीच में ये मिड लाइफ जो है, यहां पे महिलाओं के लिए कोई स्कीम्स नहीं है, यहां पे बहुत बड़ा गैप है। लेकिन गैप है इस वजह से देखो बहुत नुकसान भी होता है। नुकसान किस लिए होता है? सबसे पहले देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाता है राधा का। अब राधा देखो इस उम्र में है, मान लो 42 साल उम्र है। अब 42 साल की उम्र में ना बच्चों को भी पढ़ाना है, जो एल्डर्स हैं घर में उनकी भी केयर करनी है, समझ गए, उनकी भी केयर करनी है। और ऊपर से मान लो राधा जॉब भी कर रही हैं, तो ट्रिपल बर्डन है राधा के ऊपर। राधा के पास में टाइम ही नहीं है कि वो अपने आप से बात कर सके, अपना ख्याल रख सके। दूसरा, पीक इकोनॉमिक रोल। अब 40-42 साल की उम्र में ना
मान लो राधा जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लीडर हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपने घर की इनकम में, तो मान लो उनकी हेल्थ खराब हो जाती है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी, तो वो परिवार जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ सकता है। समझ गए? फिर है हेल्थ ट्रांजिशन। अब ये 40-42 देखो वो उम्र है जब ना बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। पहले कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा होते थे, लेकिन इस उम्र में तो आपको पता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा होते हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह, हार्ट रिलेटेड डिजीज, वो सब। फिर डिसीजन मेकिंग रोल। अब राधा इस उम्र में थोड़ा ना घर के फाइनेंस संबंधित डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने लगती हैं, दूसरे डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने लगती हैं, पंचायत लेवल के डिसीजंस में भी। और वैसे देखो राधा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से कमाती हैं, लेकिन फिर भी कोई मेजर बीमारी आ जाए तो पति के ऊपर ही डिपेंडेंट है इलाज के लिए, क्योंकि मेजर बीमारी आ जाए तो खर्चा ज़्यादा होता है ना, फिर उसके लिए वो पति के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये सिचुएशन है, ये ग्राउंड रियलिटी है 25 से लेके 60 के बीच में जो महिलाएं हैं। 2-3 पॉइंट और भी हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट, जैसे अभी तक तो गांव में ना एक वुमन को ना बच्चों की माँ कह के पुकार दिया जाता था, ए बच्चों की माँ, या फिर किसकी मम्मी, चुन्नू की मम्मी, मोंटू की मम्मी, ऐसे कह के पुकार दिया जाता है। लेकिन अब ये 40-42 वो उम्र होती है जब देखो मोंटू बड़ा हो गया है, चुन्नू बड़ा हो गया है, तो चुन्नू की माँ वो जो टैग है ना वो अब जचता नहीं है राधा के ऊपर, तो वो अपनी नई आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर रही है कि मैं कौन हूं। नेक्स्ट है नो सेफ्टी नेट। राधा के पास में कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, एक सीरियस बीमारी उसका सारा खर्चा घर की बहुत सालों की कमाई से उठाना पड़ेगा, और वो परिवार जो है खतरा है, गरीबी रेखा के नीचे आ सकता है। और कोई प्रिवेंटिव केयर नहीं, मतलब राधा डॉक्टर के पास में तभी जाती है जब जरूरत पड़ती है, जब बीमारी आ जाती है, अदरवाइज रेगुलर चेकअप वगैरह कुछ नहीं करवाया जाता। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं मिड लाइफ वुमन के, मतलब ग्राउंड रियलिटी ये है, ऐसी है हमारे देश में मिड लाइफ वुमन की सिचुएशन। समझे? अब मेजर इश्यूज क्या हैं? मेजर इश्यूज पहला तो देखो मैंने आपको बताया पॉलिसी इनविजिबिलिटी, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो एडोलसेंट को टारगेट करता है, जो जो महिलाएं मदर बनी हैं या बनने वाली हैं उनको टारगेट करता है, 60 से ज़्यादा वाली को टारगेट करता है, लेकिन 25 से लेकर 60 वालों को टारगेट नहीं करता। और जो डिजीज का बर्डन है ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये बीपी जैसी बीमारियां है ना, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, समय रहते अगर चेक कर लें तो प्रिवेंशन हो जाए, लेकिन तब आती हैं महिलाएं जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन बढ़ जाती है ना, तब वो इलाज करवाने के लिए एकदम से आती हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, फिर आगे बल्कि दिक्कत ही होती है। फिर सोशियो कल्चर नेग्लेक्ट। हमारे देश में देखो एक ना पैट्रियार्की वाला नॉर्म है कि महिलाएं बाद में खाना खाएंगी, पहले परिवार बाद में मैं, ये महिलाओं के साथ में जोड़ दिया जाता है, इसलिए महिला का जो पूरा फोकस है वो परिवार पे ही रहता है और वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। फिर एक दिक्कत ये भी है, राइटर कहते हैं डेटा एंड एविडेंस गैप है, मतलब इस वर्ग की महिलाओं के लिए ना ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है, तो डेटा कम अवेलेबल है, जब डेटा अवेलेबल होगा तभी तो पॉलिसी बनाई जा सकती है ना। फिर फाइनेंशियल बैरियर, फाइनेंशियल बैरियर मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, कोई बीमार हो जाए, सीरियस बीमारी हो जाए जो मैंने बताया, कई सालों की कमाई चली जाएगी, इंश्योरेंस बहुत कम है। फिर देखो मेजर इशू, इस वर्ग की जो महिलाएं हैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब फेस करते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और गांव में तो आपको पता है कोई इन चीज़ों को आज भी सीरियस लेता ही नहीं है, शहरों में स्टूडेंट्स में फिर भी काफ़ी जागरूकता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना जरूरी है। गांव में तो इग्नोर कर दिया जाता है, मजाक उड़ा दिया जाता है, पागल हो गया है, इससे दूर रहो, ये बावला हो गया है। समझे? नो ऑक्यूपेशनल हेल्थ फ्रेमवर्क, और महिलाएं अगर काम करती हैं गांव की खेत में या फिर कहीं और, वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। शहरों में तो बात भी हो जाती है सेफ्टी नॉर्म्स की कि वर्क प्लेसेस पे हरासमेंट नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट या फिर दूसरी तरह के हरासमेंट। गांव में तो कोई ध्यान भी नहीं देता है, इनको पता भी नहीं होगा इन नॉर्म्स के बारे में। और सबसे लास्ट में फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर। हमारे देश में जो हेल्थ केयर है ना बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मतलब जैसे देखो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अलग चल रहा है, प्रमोटिव हेल्थ केयर, अवेयरनेस वाला हेल्थ केयर है वो अलग चल रहा है, इलाज वाला क्यूरेटिव अलग चल रहा है, रिहेबिलिटेटिव वाला अलग चल रहा है, मतलब रिकवरी के बाद में। तो सबका ना आपस में लिंकेज होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सब जो है वो साइलोज में चलें
और आपस में कोई लिंकेज नहीं है तो पूरी तरह से हेल्थ का ख्याल ना रखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राइटर बोलते हैं इनका ख्याल क्यों रखा जाना चाहिए मिड लाइफ वुमेन का। सबसे पहले अगर ये हेल्दी रहेंगी तो एमएसएमईज में काम करेंगी, एग्रीकल्चर में काम करेंगी, हेल्दी रहेंगी तभी फिर जीडीपी हमारे देश का बूस्ट होगा। इंटरजनरेशनल इंपैक्ट, अब राधा जैसी महिलाएं हेल्दी रहेंगी तो वो बच्चों का ख्याल रख पाएंगी, एल्डर्स का ख्याल रख पाएंगी। एक महिला मिड लाइफ में हेल्दी है तो उसका इंटरजनरेशनल इंपैक्ट देखने को मिलता है, बच्चों पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, एल्डर्स पर भी, तो इंटरजनरेशनल इंपैक्ट है। फिर डेमोग्राफी ट्रांजिशन, आज के समय में देखो आपको पता है हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट काफी बढ़ गया है, लेकिन 40 पे रेगुलर टेस्ट होंगे तभी तो देखो 60 के बाद में हेल्दी लाइफ महिलाएं जी पाएंगी, अदरवाइज तो वो सिर्फ बर्डन बन के रह जाएंगी। नेक्स्ट है जेंडर इक्विटी एंड राइट्स। और देखो मतलब चलो इन महिलाओं की मिड लाइफ वुमेन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगी, इंटरजनरेशनल इंपैक्ट, लेकिन भाई वो भी तो इंसान है ना, उनके भी तो राइट्स हैं, उनके भी तो ह्यूमन राइट्स हैं, समझ रहे हो, उनका फायदा क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन अपने आप में वो भी तो ह्यूमन बींग्स है ना, उनकी भी तो वैल्यू है एज ए ह्यूमन बींग। तो ये देखो हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट, और वुमन की वैल्यू सिर्फ चाइल्ड बियरिंग से बच्चे पालने तक सीमित नहीं है, उनके भी हेल्थ राइट्स को पूरे जीवन भर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और देखो एक चीज है, अगर मान लो इनका रेगुलर चेकअप होता रहेगा तो फिर क्या होगा, पहले से बीमारी पकड़ में आ जाएगी, प्रिवेंशन हो जाएगा और बाद में कॉस्ट कम आएगी। और एक चीज बोल रहा है कि महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, देखो महिलाओं का लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है वो तभी लगातार सस्टेनेबल ढंग से बढ़ेगा जब महिलाएं हेल्दी रहेंगी, हेल्दी नहीं है तो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन एक बार के लिए बढ़ भी गया तो क्या फायदा। फिर सोशल स्टेबिलिटी, वही वाली बात है, सिंपल सा, हेल्दी वुमेन जो है वो पंचायत में कंट्रीब्यूट करेंगी, पंचायत में डिसीजंस लेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बढ़िया से कंट्रीब्यूट करेंगी। अब ये जापान का एग्जांपल दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल दिया जाता है, जैसे जापान में क्या है, जापान में 40 से 60 के बीच में ना कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, मतलब इस एज ग्रुप में ना 40 से 60 के बीच में चाहे महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, दोनों का कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप होता है और ये सारे जो डिजीज हैं वो कवर होते हैं। यूके में भी ऐसा ही होता है 40 से 70 के बीच में। डब्ल्यूएचओ कहता है कि ना आप ना लाइफ साइकिल अप्रोच अपनाओ, जैसे अभी मिड लाइफ वुमन को सरकार ने भुला दिया है, एडोलसेंट्स पे ध्यान दिया जाता है, और जो प्रेग्नेंट वुमन है, मदर्स हैं, उन पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन बीच वाले को भुला दिया गया है ना, नहीं, लाइफ साइकिल अप्रोच होना चाहिए, पूरी लाइफ के दौरान आप हेल्थ पे ध्यान दो, ऐसा नहीं कि एक एज ग्रुप में ध्यान दे रहे हो दूसरे एज ग्रुप में नहीं ध्यान दे रहे हो, समझ गए। तो ये लेसन्स हैं इंडिया के लिए, तो ये वे फॉरवर्ड है, लाइफ साइकिल बेस्ड हेल्थ पॉलिसी अपनाओ, पूरी लाइफ को कवर करते हुए पॉलिसी अपनाओ, ऐसा नहीं कि 0 से 25 और 60 के बाद में और 25 से 60 मिसिंग है, ऐसा नहीं। और प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करो, यानी जो ये हमारे देश में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है ना, इनको आप और पावरफुल बनाओ, मतलब यहाँ पे बढ़िया टेस्ट होने चाहिए, जैसे सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर प्रोविजंस किए भी हैं, लेकिन इनको स्केल अप करने की आवश्यकता है ताकि गरीब लोग भी हैं, उनकी जो बीमारियां हैं, चाहे बीपी है, शुगर वाली हैं, वो जल्दी पकड़ में आए, वो जल्दी इलाज स्टार्ट करवाएं। ये तो हो ही गया, सभी तरह की केयर को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से देखा जाना चाहिए, साइलोज में नहीं, आयुष्मान भारत को एक्सपेंड किया जाए। और प्रमोशन, वो अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए जाएं आशा वर्कर्स के थ्रू, आशा वर्कर्स जो हैं उनको मेंटल हेल्थ संबंधी ट्रेनिंग भी दी जा सकती है ताकि गांव में महिलाओं को डिप्रेशन वगैरह की समस्याएं हैं तो आशा वर्कर्स के थ्रू वो एड्रेस की जा सकें। और डेटा सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, डेटा सिस्टम अच्छा होगा तभी तो देखो उनके ऊपर पॉलिसी बनाई जा सकती है, डेटा ही नहीं होगा तो फिर सरकार पॉलिसी कैसे बनाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, मिसिंग मिडल, क्वार्टर टू मिड लाइफ वुमेन, टाइम पुवर्टी, पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट, और ये सारे आप यूज कर सकते हो, फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का है, और ये पास्ट में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वहां पे आप इस आर्टिकल के पॉइंट्स यूज कर सकते थे, जैसे 2021 में पूछा, 2019 में पूछा, 2015 में पूछा, समझ गए।
ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीलिम का जो आपको अटेम्प्ट करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लाइफ कोर्स अप्रोच। अब इसके बाद हमारा आज का तीसरा जो आर्टिकल है वो प्रोजेक्ट 17A से संबंधित है। प्रोजेक्ट 17A जो है वो फ्रीगेट से संबंधित है। फ्रीगेट क्या होता है, ये देखो, ये फ्रीगेट है, ये एक होता है वारशिप। वारशिप होता है, वारशिप मतलब एक ऐसा जहाज जो फास्ट होता है, जो जल्दी से मूव किया जा सकता है इधर से उधर, जो चुस्त होता है। अब फ्रीगेट का इस्तेमाल किया जाता है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ढंग से भी फ्रीगेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और या फिर शिप्स के झुंड को, जहाजों के झुंड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी फ्रीगेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखो, एक प्रोजेक्ट 17A है सरकार का, जिसमें ना हम नीलगिरी क्लास के फ्रीगेट डेवलप कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 17A में हम नीलगिरी क्लास के जो फ्रीगेट्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं, समझ गए। अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 17A में नीलगिरी क्लास का जो सेवंथ था, नीलगिरी क्लास का सेवंथ जो फ्रीगेट था, जिसका नाम था महेंद्रगिरी, जिसका नाम क्या था, महेंद्रगिरी। ये देखो, INS महेंद्रगिरी, ये डेवलप किया गया, ये कमीशन किया गया, समझ गए। अगर प्री में क्वेश्चन आए गलत करोगे। प्रोजेक्ट 17A क्या है, फ्रीगेट डेवलप करते हैं, 45,000 करोड़ का प्रोग्राम है, और इसमें हाल ही में 7वां जो फ्रीगेट था INS महेंद्रगिरी, वो कमीशन किया गया। अब दिक्कत नहीं है, आप तो समझ गए। पहले आया था प्रोजेक्ट 17, इसमें शिवालिक क्लास के फ्रीगेट हम कमीशन कर रहे थे। उसके बाद आया प्रोजेक्ट 17A, इसमें नीलगिरी क्लास के कमीशन कर रहे हैं। फिर 17B में एडवांस क्लास के फ्रीगेट जो हैं वो हम कमीशन करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फ्रीगेट है ना, इनके पास में देखो जबरदस्त कैपेबिलिटी होती है। एंटी एयर मतलब फ्रीगेट जो है वो दुश्मन देश की मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को हवा में मार गिरा सकते हैं। एंटी सरफेस यानी सरफेस पे जो शिप्स चल रहे हैं दुश्मन देश के, उनको मार गिरा सकते हैं ये फ्रीगेट्स। और एंटी सबमरीन यानी पानी के अंदर जो सबमरीन्स हैं उनको ढूंढ निकाल के मार सकते हैं ये फ्रीगेट्स। तो प्रोजेक्ट 17A आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी क्लास के जो फ्रीगेट्स हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं, और लास्ट जो है हमने कमीशन कर लिया है, जिसका नाम है INS महेंद्रगिरी। लेकिन अब राइटर एक बात बोलते हैं, राइटर बोलते हैं, अभी तक तो देखो आपने जो सुना आपको अच्छा लगा, लेकिन आप एक चीज देखिए, कैग की एक रिपोर्ट आई जिसमें बोला गया कि ये प्रोजेक्ट 17A में फ्रीगेट्स की जो कमीशनिंग हो रही है ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रही है, पेपर पे हो रही है। होता क्या है, मान लो एक फरारी कार है, फरारी कार का ढांचा तैयार हो गया, लेकिन उसके अंदर कोई इंजन नहीं है, कोई जो एडवांस फीचर्स होते हैं, सेंसर वगैरह होते हैं, कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक स्टील का ढांचा तैयार हो गया है। तो क्या आप मानोगे फरारी कार बन के तैयार है? आप बोलोगे ये क्या मजाक है भाई। एग्जैक्टली फ्रीगेट्स में भी यही हो रहा है, फ्रीगेट्स में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। डेडलाइंस पूरी करने के चक्कर में ना फ्रीगेट का एक सिर्फ स्टील का ढांचा तैयार होता है, उसके अंदर कोई इंजन नहीं है, कोई सेंसर नहीं लगा, लेकिन सरकार बोल देती है कि ये INS महेंद्रगिरी कमीशन कर लिया गया है। भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो आप यार। कैग ने यही तो बोला है कि ये पेपर कमीशनिंग है, एक्चुअल में फ्रीगेट डेवलप ही नहीं हुआ, सिर्फ पेपर कमीशनिंग हो गई, सिर्फ पेपर कमीशनिंग हो गई। और एक चीज आप ये भी देखो ना, मान लो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना लिए, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए चार्जर स्टेशन ही नहीं है, तो वो किस काम के। तो फ्रीगेट्स के साथ में ऐसा ही हो रहा है। फ्रीगेट मान लो आप डेवलप कर लो, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वो फ्रीगेट किस काम के। तो यहां पे सरकार गलतियां कर रही है। अब आप एक और चीज बोलो, एक और चीज देखो, सरकार कहती है कि प्रोजेक्ट 17A में 75% जो चीजें हैं ना वो इंडिजिनस लगी हैं, वो देसी लगी हैं, 25% चीजें हमने बाहर से इंपोर्ट की हैं। लेकिन राइटर कहते हैं भाई हमने क्या देसी चीजें इस्तेमाल की हैं, शिप का ढांचा, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, या फिर एकोमोडेशन के लिए जो कमरे बनाने थे फ्रीगेट के ऊपर, ये सब तो हमने बिल्ड किया है। लेकिन सारी एडवांस चीजें जैसे प्रोपल्सन इंजन, एडवांस रडार और सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के सामान, प्रिसीजन वेपन सिस्टम,
जो सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो हमने सारी की सारी इंपोर्ट की हैं। समझ गए? बड़े दुख की बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमने सिर्फ कमरे बनाए हैं, हमने सिर्फ ढांचा बनाया है, हमने सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम, लाइट, पंखे ये लगाए हैं, लेकिन जिसकी वजह से एक फ्रीगेट फ्रीगेट बनता है वो हमने सारा का सारा इंपोर्ट किया है। अब सारी जरूरी चीजें तो आप इंपोर्ट कर रहे हो, किसी ऐसे देश से इंपोर्ट कर रहे हो जो खुद वार में उलझ गया, जैसे रशिया है। तो फिर देखो, हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, रशिया वो चीजें हमें नहीं दे पा रहा है, तो हमारा फ्रीगेट बन के तैयार नहीं होगा। हम डिपेंडेंट है किसके ऊपर? दूसरे देश के ऊपर। ये दिक्कत है। ये देखो, टाइमलाइन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, सप्लाई चेन कब ज्यादा डिसरप्ट हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। ये दिक्कत है। फिर एक और दिक्कत राइटर बताते हैं कि आपने ना ये फ्रीगेट्स बना तो लिए, फ्रीगेट से आप क्या करोगे? देखो, फ्रीगेट से आप हाउथी रिबल्स को तो मारोगे नहीं। चलो, हाउथी रिबल्स जो हैं उनके खिलाफ आपने ये फ्रीगेट यूज भी कर लिए, तो वैसे तो ऑलरेडी हमारे पास में दूसरे फ्रीगेट्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है, बट मेन जो हमने ये फ्रीगेट्स डेवलप किए हैं ना, वो चाइना के अगेंस्ट किए हैं। चाइना की जो एक्टिविटीज है ना, वो इंडियन ओशन में बढ़ती जा रही हैं, तो हम चाहते हैं हमारे पास में ऐसे फ्रीगेट्स होने चाहिए जो चाइना की सबमरीन्स को ढूंढे और चाइना की सबमरीन्स को मार गिराएं। ऐसे फ्रीगेट्स हम चाहते थे, लेकिन भाई ऐसे फ्रीगेट्स डेवलप करने के लिए ना आपके सेंसर्स बहुत अच्छे होने चाहिए थे फ्रीगेट्स में। लेकिन आपने फ्रीगेट डेवलप कर लिए, लेकिन उस क्वालिटी के जो सेंसर हैं वो ही नहीं लगे हुए उस फ्रीगेट में, तो वो फ्रीगेट किस काम का? समझ गए? तो ये पॉइंट बहुत मेन है। तो राइटर बोलते हैं देखो, पायरेट्स वगैरह को मारना हो तो पायरेट्स वगैरह को मारने के लिए तो जो बोट्स वगैरह हैं या फिर ये जो और छोटी मोटे और हमारे पास में बहुत वेसल्स हैं वो यूज किए जा सकते थे। उसके लिए इतने बड़े बड़े फ्रीगेट को डेवलप करने की आवश्यकता नहीं थी। मेनली हमें ये चाइना के अगेंस्ट चाहिए। चाइना के अगेंस्ट चाहिए तो भाई सेंसर्स भी इन फ्रीगेट्स में उसी क्वालिटी के होने चाहिए थे। समझ गए? लेकिन सेंसर्स उस क्वालिटी के हैं ही नहीं। ये तो वही बात हो गई, किसी पुराने टीवी में ना रेंज खराब आ रही थी, एंटीना की रेंज अच्छी नहीं पकड़ रहा था वो टीवी, इसलिए तस्वीर धुंधली आ रही थी। तो किसी ने बोल दिया कि नया टीवी ले लो, इससे शायद इमेज अच्छी आ जाए। भाई नए टीवी लेने से क्या होगा? पहले एंटीना जो रेंज पकड़ रहा है वो आप अच्छी करो ना। वही बात होगी, सेंसर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप नए फ्रीगेट बना लो, उसका फायदा ही क्या? समझे? अच्छा, एक और चीज, इंडिया ने ना एक अच्छा काम ये किया है, इंडियन ओशियन में चाइना की थ्रेट से निपटने के लिए ना एक फ्रेमवर्क अपनाया है, डिटेक्ट, डिसाइड, रिस्पोंड। डिटेक्ट में क्या है? डिटेक्ट में क्या है? जो सैटेलाइट्स और अंडर वाटर सेंसर्स हैं वो देखो इंडियन ओशन में थ्रेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, सारा डेटा भेजते हैं हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर उस डेटा को एनालाइज करता है और फिर रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि क्या करना है। जैसे हमारा मान लो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में है, नेवी वालों का, तो वहाँ पे सारा डेटा आता है, थ्रेट को पता लगता है, तो वो फिर रिस्पॉन्स तैयार करते हैं। और सबसे लास्ट में क्या है? रिस्पोंड। रिस्पोंड मतलब डिसाइड किया हेडक्वार्टर ने कि वहाँ पे फ्रीगेट्स भेजे जाएं, तो फिर फ्रीगेट्स को भेजा जाता है थ्रेट से निपटने के लिए। तो ये एक फ्रेमवर्क हमने तैयार किया है, और इसमें हमने अपने जो दूसरे देश हैं जैसे मॉरिशस, श्रीलंका, उनको भी शामिल किया है इंडियन ओशन में इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत। तो ये बढ़िया फ्रेमवर्क है। लेकिन बात यहाँ पे ना सेंसर्स की है। सेंसर्स जब अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो फायदा नहीं होगा। जबकि पायरेट्स वगैरह को मारने के लिए इन फ्रीगेट्स का इस्तेमाल करना, ये तो वही बात हो गई कि मच्छर को मारने के लिए आप तोप का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि पायरेट्स को मारने के लिए इतने बड़े बड़े फ्रीगेट्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो यहां पे देखो, मल्टी रोल फ्रीगेट्स कहां पे हेल्प कर सकते हैं? सी लेन्स को सिक्योर करने में, हाउथी स्टाइल ड्रोन्स को शूट डाउन करने में, अपनी पावर प्रोजेक्ट करने में कि देखो इंडियन नेवी अब कितनी पावरफुल हो गई है, हमारे पास में इतने बड़े बड़े फ्रीगेट्स हैं। समझ गए? यहां पे मल्टी रोल फ्रीगेट्स का जरूरत है। लेकिन कहां पे रियल थ्रेट है? रियल थ्रेट है चाइनीज नेवी से। तो उसके लिए हमें प्रीमियम सोनार चाहिए जो पानी के नीचे एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज कर सकें, पकड़ सकें। फिर पायरेसी और स्मगलिंग में इनका इस्तेमाल बेकार है। एसमीट्रिक वारफेयर में अलग टाइप के प्लेटफॉर्म चाहिए, ये 45,000 करोड़ के फ्रीगेट्स की आवश्यकता नहीं है।
तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में बोली जाती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये इससे रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, ये दूसरे आर्टिकल का है, ठीक है, एक दूसरा आर्टिकल था जो आज हमने नहीं डिस्कस किया, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ये 3 आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। बुलडोजर जस्टिस का तो देखो मैं वैसे ही आपको बता देता हूं। आज ना बुलडोजर जस्टिस का आर्टिकल क्यों आया, राइटर बोलते हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है ना यूपी के, उनका एक प्रोग्राम था। कहाँ पे था प्रोग्राम? था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो वहां पे क्या हुआ, एक बच्ची ने ना, 5 साल की बच्ची थी, उसने ना एक छोटा बुलडोजर गिफ्ट कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उन्होंने मुस्कुरा के बोला कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन ये नौबत आई क्यों कि एक बुलडोजर गिफ्ट कर रही है एक छोटी बच्ची, उसको मतलब भी नहीं पता होगा बुलडोजर का, और क्यों ये फेमस हुए उसको पता ही नहीं होगा। देखो बात ये है, बुलडोजर जस्टिस ना इसलिए फेमस हुआ क्योंकि ना आजकल लोग ना इंतजार करने को तैयार नहीं है। 10 मिनट में खाना चाहिए, 10 मिनट में डिलीवरी वाली एप्स आ गई हैं, तो इंस्टेंट जस्टिस चाहिए वैसे ही जनता को। लेकिन कोर्ट्स में आपको पता है मुकदमे कितने ज़्यादा पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो और भी बुरा हाल है। और एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं, जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी ना, ये मुकदमों के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, देखते देखते बढ़ रहे हैं, देखते देखते सॉल्यूशन की बात हो रही है और देखते देखते ही नंबर और बढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब कम से कम जब बात हो रही है कि मुकदमे कम करने हैं, उसके बाद तो कम होने चाहिए ना पेंडेंसी, लेकिन उसके बाद भी बढ़ते ही जा रहे हैं। जब मैंने शुरू में तैयारी स्टार्ट की थी तो 4.5 करोड़ बोला करते थे, 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, आजकल शायद नंबर 5.5 करोड़ पे आ गया है। तो ये हाल हो गए हैं। तो कोर्ट में आपको पता है जजेस की वैकेंसी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और केसेस जो हैं लंबे समय तक पेंडिंग है। जैसे नंबर्स भी दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 25% केसेस ऐसे हैं जो 3 साल से ज़्यादा के पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में 50% केसेस ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग है। तो इसलिए लोगों का ना भरोसा उठ गया है, इसलिए लोग चाहते हैं बुलडोजर जस्टिस। लेकिन बुलडोजर जस्टिस में दिक्कत क्या है, एक तो रूल ऑफ लॉ की दिक्कत है। रूल ऑफ लॉ की दिक्कत है कि कानून से ऊपर लीडर हो जाता है। लीडर कहता है जो मैं कहूं वो हो जाएगा, तुरंत के तुरंत जिसके घर फोड़ने हैं फोड़ दो। भाई, एक पावरफुल इंसान को रोकने के लिए ही तो संविधान आया था, लेकिन हम पुरानी सिचुएशन में वापस जा रहे हैं। संविधान का ओरिजिन ही ये है कि पहले जमाने में राजा महाराजा लोग खुद ही जज, खुद ही कानून बनाने वाले, खुद ही एग्जीक्यूट करने वाले, तीनों लोग राजा हुआ करता था। लेकिन उसको रोकने के लिए तो संविधान वगैरह आए थे। लेकिन आज के समय में बुलडोजर जस्टिस में वही हो रहा है। सरकार कहती है मैंने ही कानून बनाया, मैं ही जज हूं कि किसने क्राइम किया है, मैं ही डिसाइड करूंगा, मैं ही उसका घर फोड़ूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा। तो ये तो इसका मतलब हम पुराने समय में वापस जा रहे हैं, जब रूल ऑफ लॉ आया था, जब संविधान बना था, हम उससे पहले वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। फिर ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट भी है कि जज का काम है एडजुडिकेट करना, कानून वाले का काम कानून बनाना, एग्जीक्यूट करने वाले का काम एग्जीक्यूट करना, उसके भी हम खिलाफ जा रहे हैं। बुलडोजर जस्टिस देखो सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन कितना ज़्यादा इसका मिसयूज हो सकता है, उसका पोटेंशियल आप देखो। किसी को भी फंसाया जा सकता है, निर्दोष को, और किसी का घर गिरता है तो लोगों को लगता है वो अपराधी है। लेकिन भाई अभी तक अपराध साबित कहाँ हुआ है? और सरकार भी चालाक है, सरकार बोलती है कि घर इलीगल ढंग से बनाया गया है इसलिए हम गिरा रहे हैं। तो भाई आप अभी तक कहां सो रहे थे कि एकदम से आपको याद आया कि इसका घर इलीगल है? ये तो इसका मतलब तो पहले आप फेल हो रहे थे, एकदम से आपको याद आ गया कि घर इलीगल है, अब गिरा देते हैं, कोई दूसरा क्राइम हुआ है उसके बाद में। तो बुलडोजर जस्टिस गलत है। समझ गए? आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।